आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और बैंकिंग ऑन रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और बैंकिंग ऑन रूट्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल पढ़ने के पहले हम लोग जो पिछला दिन पढ़े हैं, यहाँ पे जो हम लोग समराइज किए थे उसको सॉलिडिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है अ पार्टिकल is moving in a circular motion of radius 3 meters, where velocity is given by velocity at any instant is given by v is equal to let's say 2t cube। ठीक है, ऐसे कोई रैंडम फंक्शन है, तो फाइंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पहला रेडियल एक्सेलरेशन। बॉडी का रेडियल एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पे कितना होगा? बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा 2 सेकेंड पे? और थर्ड हम लोग का होगा बॉडी का रेडियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आया? ये तीनों तो बुक करना है। ट्राई करो। पार्ट पार्ट मेरे को निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। रेडियल एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड क्या होगा? ए आर क्या होगा? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड का होल स्क्वायर बाई आर, है ना? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड क्या होगा? 2t क्यूब, मतलब 2 इंटू 2 क्यूब बाई बाई मेरा रेडियस मतलब 3, मतलब 8 इंटू 16/3 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन। v² बाय तो सेंट्रीपिटल फोर्स का है, एक्सेलरेशन तो v² बाई आर है। तुम लोग किसी भी क्लास में आने से पहले मेक श्योर किया हो कि पिछला दिन का जो नोट्स है ना, पिछला दिन तक जो भी पढ़ा है वो अच्छा से किया हुआ हो कम से कम। किसी भी दिन क्लास में आने से पहले ये मेक श्योर करना है कि पिछला दिन का नोट्स एकदम अच्छा से किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आएगा बताओ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा dv dt, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, मतलब बेसिकली 6t² हो जाएगा मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो दिस इज एट t इक्वल टू 2 अगर मैं इसको डालूँ तो 6 इंटू 4 विच इज बेसिकली 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ कि ना? और आता है मेरा नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर सम होगा, है ना? और वेक्टर सम क्योंकि इन लोग 90 डिग्री पे है, हम लोग वेक्टर सम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे। मतलब बेसिकली 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर्स मतलब रैंडमली लिया हूँ, तो कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट हो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोग को, है ना? हाँ, P4 पिछला दिन का था नहीं ये, और ये क्लास स्टार्ट होने के पहले भी तो रिकैप कर पाया। अब ये भी तो रिकैप करवाया क्लास स्टार्ट होने के पहले। रेडियल एक्सप्रेशन क्या होता है?
वी स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी डी टी। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों का वेक्टर सम। इसका आंसर जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है, वो तुम लोग निकाल लेना। क्या बात समझ में आया तुम लोग को? ए आर का होल स्क्वायर और ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया क्या? क्या कर लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्लास 10 में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बार इंट्रोड्यूस करवाया जाता तुम लोग को, और एक स्टेटमेंट तुम लोग को मेरे को एक्सपेक्ट तुम लोग को याद होगा, बोला जाता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है ना? क्लास 10 में याद होगा ये सब पढ़ाया गया था। हाँ ना, बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का, अच्छा जो जिसको याद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में बताया था कि एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बहुत ही ईजी चीज़ है, क्या समझना है देखो कि लेट्स लेट्स से कि एक पार्टिकल है जो ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे लेट्स से प्लेट पड़ा हुआ है, ऐसे प्लेट पड़ा हुआ है जैसे कुछ, और यहाँ पे ये मेरा एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ, मुझे डिफरेंट कलर से एक बॉल पड़ा है, ठीक है। तो और ये वाला हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे बॉल से भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है मेरा बॉल से कनेक्टेड है, जो स्ट्रिंग है मेरा बॉल से कनेक्टेड है। इसको शीट कर देता हूँ। 2 मिनट। अच्छा, अब बॉडी अगर घूम रहा है, बॉडी का लेट्स से अगर कुछ एक वेलोसिटी है, ऐसे बनाएं अगर हम लोग, बॉडी का कुछ वेलोसिटी दी है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है ना, स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है, और टेंशन मेरा पुलिंग फोर्स होता है, तो टेंशन ऐसे लगेगा इस पे। तो अगर मैं इस सिचुएशन को बाहर से खड़ा होकर देखूं, जैसे एक बंदा है जो बाहर से खड़ा होकर सिचुएशन को देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि ये बॉडी के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस बॉडी के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आया? वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया इस टेंशन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्री ग्राउंड फ्री ग्राउंड फ्रेम में इसके मोशन को मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा? द बॉडी इज is acted upon is acted upon a tension force which provides for
for the centripetal acceleration, the body pedal acceleration the body possesses. The body possesses, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इस टेंशन फोर्स के कारण आ रहा है। इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं? इक्वेशन ऐसे लिखूंगा, T इक्वल टू mv²/r, है ना। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, जैसे एक दूसरा पर्सन है डी जो इसी फ्रेम के ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है। मतलब ये भी इसके संग घूम रहा है। टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब लेट्स से अगर मैं बी, यहाँ पे तो ए का फ्रेम में बताया, मैं ए के फ्रेम से बात किया, यहाँ पे फ्रेम ए के। अगर मैं बी के फ्रेम से बात करूँ वो क्या होगा? फ्रॉम बी का फ्रेम क्या है? बी का फ्रेम इनर्शियल या नॉन इनर्शियल है? बी का तो एक्सेलरेशन भी तो आ रहा है इसका, नहीं कुछ याद नहीं है तुमको। फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, प्लेटफॉर्म अगर रोटेट कर रहा है तो प्लेटफॉर्म के पास रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो बॉडी भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो फ्रेम भी एक्सेलरेटेड हुआ। फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो कौन सा फ्रेम हुआ? नॉन इनर्शियल। फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ लेट्स से, ठीक है, तो मैं क्या इक्वेशंस लिखूंगा और मेरे अकॉर्डिंग बॉडी का मोशन कैसा होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं वो वाला प्लेटफॉर्म फिर से बना रहा हूँ थोड़ा एक्सपैंड करके। ये मेरा प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये रहा हम लोग का बॉल, ठीक है, और यहाँ पे मैं खड़ा, ये मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। मेरे को पता है कि इस बॉडी पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग के कारण इस पे एक टेंशन फोर्स तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगी ना। तो बॉडी पे एक फोर्स तो लग रहा है, टेंशन फोर्स, बट अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो बॉल स्टेशनरी पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू बी, बॉल इज लाइंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, ऑन द प्लेटफॉर्म। देखो, अकॉर्डिंग टू बी, बॉल इज lying stationary on the platform, on the platform। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बॉल बी के अकॉर्डिंग बॉल स्टेशनरी है इवन दो इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, है ना। इवन दो it is acted upon by a centripetal, acted upon by a tension force T, है ना। बॉडी भी उसी प्लेटफॉर्म पे, तो बी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उसमें फोर्स तो लग रहा है, बट इससे एक्सेलरेशन जीरो है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कैसे करता है? वो बोलता है
कि अगर ये बॉडी स्टेशनरी है तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, है ना। बॉडी अगर स्टेशनरी है तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, बट इस पे एक टेंशन तो लग रहा है, तो इसके ऊपर एक और फोर्स लगना चाहिए विच शुड बी बैलेंसिंग दिस टेंशन फोर्स, है ना। इस पे कुछ एक और फोर्स लगना चाहिए विच शुड हैव बीन बैलेंसिंग द टेंशन फोर्स, ठीक है। और उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, mv²/r, ठीक है। क्योंकि T तो mv²/r ही है ना, मैं अलग जगह से देखने से फोर्स का वैल्यू थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो वो क्या बोलता है, एग्जैक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है मेरा सेंट्रीपिटल का सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का सूडो फोर्स, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू बी बॉल इज लाइंग स्टेशनरी ऑन द प्लेटफॉर्म इवन दो इट इज एक्ट अपॉन बाय टेंशन फोर्स टी, ठीक है। therefore according to B an outward force must be acting on the ball which neutralizes our tension force, rises our tension T, आउटवर्ड फोर्स एक ऐड करना चाहिए दैट शुड न्यूट्रलाइज अ टेंशन फोर्स। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, देखो T इज इक्वल टू mv²/r, समझ में आया। तो ये बेसिकली इसको, इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, इसी आउटवर्ड फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। दिस आउटवर्ड फोर्स is known as centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो फॉर्म है, ठीक है। अगर दूसरे फ्रेम से एनालाइज करूंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, तो भाई टेंशन तो mv²/r ही होगा। दोनों चीज जो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, दोनों का जो इक्वेशन लिखता हूँ, उन लोगों की इक्वेशन लिखने में जो स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, हाँ, उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो बात समझता है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, ऐसे लिखो इनर्शियल फ्रेम, पहले यहाँ पे लिखो इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम में हम लोग क्या बोलते हैं कि नेट रेडियल फोर्सेस इक्वल आर सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिखो टेंशन provides for tension is responsible for centripetal acceleration, centripetal acceleration, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, है ना। जब इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना, हाँ की ना। जब इनर्शियल फ्रेम से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग का स्टेटमेंट दिमाग में ये रहता है कि नहीं, कि टेंशन जो है वो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। यहाँ पर टेंशन को अगर हम जनरलाइज करके लिखना चाहें कि नेट रेडियल फोर्स, है ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नेट रेडियल फोर्स इनवर्ड्स is responsible for centripetal acceleration, हाँ कि ना। net radial forces pointing inwards is responsible for centripetal acceleration। यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि tension provides for the centripetal acceleration। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि tension is in fact
the centripetal acceleration. Track the centripetal acceleration. Acceleration. ठीक है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम से उनका स्टेटमेंट क्या जा रहा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन सेम ही आएगा, इक्वेशन जो लिखेंगे वो आएगा सेम, बट स्टेटमेंट क्या हो रहा है हम लोग का? हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंसेस आउट द टेंशन फोर्स, हाँ कि ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स balances out the centri balances out the टेंशन फोर्स, टेंशन, ठीक है। तो अगर हम लोग इनर्शियल फ्रेम से लिख रहे हैं तो हम लोग तो लिखेंगे कि नेट रेडियल फोर्सेस is in fact that centripetal force is in fact centripetal force, sorry, ठीक है। बट सेंट्रीफ्यूगल के केस में क्या बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है टेंशन को। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि सेंट्रीपिटल बैलेंस कर रहा है टेंशन को, यहाँ पे हम लोग बोल रहे टेंशन ही सेंट्रीपिटल है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेंशन ही सेंट्रीपिटल है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बैलेंस कर रहा है टेंशन को, ठीक है। बात क्लियर है? सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ ना बोलो। अब क्या सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में डाउट होगा? क्या सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में डाउट होगा क्या? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट पॉइंट करता है ना? पॉइंट्स इनवर्ट, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉइंट्स आउटवर्ड, पॉइंट्स आउटवर्ड। रीजन भी ऑब्वियस है ना? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करना है टेंशन को, वो टेंशन के ऑपोजिट लगना चाहिए। और सेंट्रीपिटल क्या? सेंट्रीपिटल ही टेंशन है, अगर टेंशन अंदर लग रहा है तो सेंट्रीपिटल भी अंदर लगेगा। बट सेंट्रीफ्यूगल को तो टेंशन को बैलेंस करना है, तो टेंशन अगर अंदर अंदर के लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल तो बाहर की तरफ लगेगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। लेट्स से मेरे पास ऐसा एक डेथ वेल बोलते हैं इसको, सर्कस वगैरह, सर्कस तो हम लोग नहीं गया होगा ऑफकोर्स, हम लोग का जनरेशन सर्कस नहीं आता है, बट यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कि एक ऐसा गोल सा चीज होता है, तो उसके अंदर मोटरसाइकिलिस्ट लोग अंदर दीवार पे ही घूमते हैं गोल गोल, है ना? मोटरसाइकिल क्या है, दीवार के अंदर घूमते हैं ना? बात समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मौत का कुआं, डेथ वेल जिसको भी बोलते हैं भाई, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे वही मेरा चीज है, बात समझ में आया? और ये मतलब अपने पोजीशन के परपेंडिकुलर घूम रहा है, मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे 3D बनाना दिक्कत है, तुम लोग उसके हिसाब से समझ लो कि लेट्स से ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी इनवर्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो प्लेन के इनवर्ट है, ठीक है। इसका रेडियस है लेट्स से r,
ठीक है, तो ये मोटरसाइकिल ही अंदर की तरफ v वेलोसिटी से घूम रहा है। ये बात अगर क्लियर है तो इसका मास m है, इसका मास m है, और अच्छा मैं इसका मास m है, और इस इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो लेट्स से म्यू है। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मेरा म्यू है। ठीक है, तुम्हें बताना है फाइंड द मिनिमम स्पीड, फाइंड द मिनिमम स्पीड at which the motorcyclist should क्या बोलते हैं, बाइक या राइड, राइड should ride to not fall down, fall down। ठीक है, निकालो। इसी डायग्राम को डेथ वेल भी बोलते हैं। चलो करो। यहाँ पे देख हम लोग क्या बना सकते हैं कि बॉडी है इसका, अगर लेट्स से हम लोग ग्राउंड फ्रेम में बना है, अगर ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं बॉडी के पास एक, क्योंकि ये वेलोसिटी v से घूम रहा है, इसके पास एक एक्सेलरेशन है, एक रेडियल एक्सेलरेशन है विच इज़ v²/r, है ना। और यहाँ पे बॉडी पे फोर्स कौन सा लग रहा है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा। ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, नीचे की तरफ लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग कहाँ कौन, बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक mg लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और कोई फोर्सेस लग रहा है क्या। इनर्शियल फ्रेम में क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू mg, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू mg²/r। पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू mg²/r। बोलेंगे क्या, नॉर्मल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नॉर्मल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल reaction is responsible for centripetal acceleration, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग से लग रहा है क्या इस पे, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से लग रहा है क्या इस पे, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कुछ नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा लग रहा है। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन असलियत है, असली में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है बॉडी को, और नेट रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्सेज आते हैं उन्हीं को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, पहला।
दूसरा में क्या, दूसरे इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम लोग चाहिए एम जी इज इक्वल टू एफ, एम जी इज इक्वल टू एफ लिखेंगे। ठीक है, अब मेरे को मालूम है एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू एन, फ्रिक्शन इस वैल्यू से छोटा है, इतना मेरे को मालूम है, हाँ कि ना। मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है एम जी, और ये किससे छोटा है, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ना, फ्रिक्शन तो फिर मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा ना, वही लिखा हूँ यहाँ पे। और फ्रिक्शन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो एम जी शुड बी लेस देन म्यू इंटू एम बी स्क्वायर बाई आर, हाँ कि ना, क्योंकि म्यू इंटू एन है और एन कितना है, एम बी स्क्वायर बाई आर। समझ में आया क्या लिखा हूँ, वही चीज हम लोग फ्रिक्शन में करते थे। यहाँ पे एम एम क्रॉस ऑफ हो गया, तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाई म्यू। ठीक है, अब मैथ्स में इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैथ्स में इसको डायरेक्टली एक्स इज ग्रेटर देन ए नहीं लिखते थे ना, इसे क्या लिखते थे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, है ना, या इस वजह से भी लिख सकते थे एक्स इज लेस देन माइनस ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू को डाल देना चाहिए। बट वेलोसिटी तो नेगेटिव का, नेगेटिव लेने का सेंस नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, इसलिए इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आया, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ आर जी बाई म्यू, दिस इज म्यू बाई म्यू। ठीक है, बात समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्लियर है, आया ना बोलो। अगर मैं सेम क्वेश्चन को एक नॉन इनिशियल फ्रेम से सॉल्व करना चाहूँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर लेट्स से ये वाला है मेरा नॉन इनिशियल, नॉन इनिशियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं आएगा, नॉन इनिशियल फ्रेम में क्या बोलेंगे, मेरा पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है विच इज एम वी स्क्वायर बाई आर, पीछे की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दिस इज आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि नॉन इनिशियल फ्रेम में बॉडी रेस्ट पे है ना, नॉन इनिशियल फ्रेम पे बॉडी रेस्ट पे, तो यहाँ भी इक्वेशन क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बट यहाँ पे लिखेंगे वही वही जैसे मैं तुमको बोल रहा था, इक्वेशन सेम आएगा, बट इक्वेशन लाने का तरीका अलग है, इक्वेशन लाने के जो हम लोग स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो अलग है। स्टेटमेंट क्या हम लोग का इस इधर कि नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस आउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स बैलेंसेस आउट द नॉर्मल रिएक्शन, आउट द नॉर्मल रिएक्शन। बात क्लियर है, इक्वेशन सेम ही आएगा, तरीका लाने का डिफरेंट है, रिश्ता वही सोचना, समझ में आया। नेक्स्ट, एम जी इज इक्वल टू एफ, मैं चाहता हूँ बॉडी गिरे ना, तो मेरा फोर्स, मेरा वेट मेरा फ्रिक्शन को बैलेंस आउट, मेरा फ्रिक्शन वेट को बैलेंस आउट कर देना चाहिए, और मेरे को मालूम है कि फ्रिक्शन इज रीजन इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू एम जी मेरा आदत खराब है, म्यू एन। ठीक है, मतलब एक म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, अब कहानी तो पूरा सेम है,
तो आंसर इधर से भी सेम ही आएगा, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ आर जी बाई। ये क्या है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? सेम ही क्वेश्चन को अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसे लिखूंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ तो वैसे लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का। इस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग को बैंकिंग अप्रोच। ठीक है, इसका फाइनेंस से कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। बैंकिंग ऑफ रोड्स, सिंपली रोड्स को ऊंचा कर दिया होता है। बैंकिंग पढ़ने से पहले ये अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट रहेगी, ये खाली एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अब इतना ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है तो इसी का अलग से एक टॉपिक बना देते हैं, जैसे रीनल प्रॉब्लम्स। रीनल प्रॉब्लम्स अलग से कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना, वो तो रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट लेके एक क्वेश्चन बना के रखा था, अब वो क्वेश्चन पॉपुलर होके रखा है इसलिए उसका नाम दे दिया। सेम गोस फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, ये वही है जो हम लोग अभी तक सारा पढ़ते आए हैं, खाली पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इसलिए, पॉपुलर टॉपिक है, पॉपुलर क्वेश्चन है इसलिए इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट बना के नाम देते हैं। ठीक है, बट बैंकिंग करने से पहले हम लोग पहले देखते हैं टर्निंग, टर्निंग और हॉरिजॉन्टल। ठीक, टर्निंग और हॉरिजॉन्टल मतलब लेट्स से ये मेरा एक रोड है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा रोड है सर्कुलर। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक, वो यहाँ से एक वेलोसिटी, इसके पास एक वेलोसिटी है, कार एज अ वेलोसिटी। अगर इसको, इस बॉडी को इस सर्कल में टर्न करना है, ठीक है, इस सर्कल में जिसका रेडियस लेट्स से आर है, इस सर्कल में जिसका लेट्स से रेडियस आर है, इस रेडियस में इसको टर्न करना है, तो टर्निंग के कारण अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा, हाँ कि ना। अगर ये वाला मेरा रेडियस है आर, मेरा रेडियस मेरा आर, ठीक है, ये कोई कनेक्शन नहीं है, डॉटेड लाइन्स, मैं कोई स्ट्रिंग नहीं बनाया, मैं खाली इसको ऐसे बनाया डिस्टेंस दिखाने के लिए, ये आर। मेरे को इतना तो मालूम है कि इसका पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा कुछ इस तरह, वी स्क्वायर बाई आर, आगे ना। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फोर्स प्रोवाइड करने वाला तो कोई फोर्स अवेलेबल ही नहीं है ना। इसको सर्कल में घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है, मेरे को एक फोर्स का जरूरत है जो मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या इसके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है? ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, मतलब ये ऐसा फ्लैट प्लेन है जिसके ऊपर ऐसा दो बना। ठीक है, तो अगर
अगर इस बॉडी के पास फ्रिक्शन नहीं है, अगर इस बॉडी के पास फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता है। ठीक है, पहला स्टेप, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो friction between tires and road, tires and the road, and the road, the body cannot turn. तो समझ, फ्रिक्शन होने से क्या होगा, फ्रिक्शन होने से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, एफ। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, ये फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे को एक फोर्स चाहिए ताकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल पाए। वो फोर्स कौन सा फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। उस फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जैसे अगर तू एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाता है, ठीक है, तो हम लोग एक आउटवर्ड फोर्स फील करते हैं, आउटवर्ड पुश फील करते हैं, ताकि ना लेट्स से ये एक झूला है, काइंड ऑफ जो जाइंट व्हील होता है ना, उस टाइप का कुछ ऐसा समझ ले, ठीक है, उसके अंदर तू बैठा हुआ है, देखो एक साइडवर्ड पुश फील होता है थोड़ा, अगर इस स्टेशन में होता है यहाँ पे साइडवर्ड पुश फील होगा, तो मतलब बॉडी का अगर इधर जाने का टेंडेंसी है तो बॉडी को इधर जाने से रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रोकने के लिए उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा ना। जैसे अगर तू गाड़ी में है और गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में टर्न करते हैं उसका ऑपोजिट तो पुश हो जाता है ना, तो यहाँ पे बैठा हुआ यहाँ से टर्न कर रहे हैं तो इस साइड मूव हो जाएगा ना, तो कैसा फोर्स फील होगा, समझ में आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, mv²/r, हाँ कि ना, mv²/r ही होगा, इसमें डाउट नहीं है। अगर मैं इसको इसी डायग्राम को दूसरे प्लेन में बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये मेरा बॉडी है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पे, ये इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है v²/r जो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ mg है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, जस्ट इंटरचेंज थिंग्स, फ्रिक्शन का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, है कि ना, और एन है मेरा mg, तो mv²/r इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg, कट गया, v² is should be less than equal to mu g by r, मतलब v should be mu r g, sorry my mistake, thank you for pointing it out, mu g r, ठीक है, तो रूट ओवर mu g r, मतलब टू मेक श्योर कि बॉडी सेफली टर्न कर पाए, मेरा वेलोसिटी का वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर mu g r, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच मैं यहाँ पर टर्न कर पाऊंगा, विच इज बेसिकली म्यू जी आर, ठीक है। दिस इज टर्निंग ऑफ रूट्स ऑन टर्निंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, समझ में आया, टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, क्या बात क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम, हाँ कि ना, हाँ ना बोलो, तो बोलो,
टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रेट को फिर हम समझते हैं बैंकिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहे, नो फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बैंकिंग मतलब बेसिकली क्या कि हम लोग सरफेस को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं, सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट करने से क्या होता है, जैसे ये एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे लेट्स से मेरा कार है, ठीक है। कार सामने की तरफ आ रहा है वेलोसिटी v से, लेट्स से आउट ऑफ द प्लेन है इसका वेलोसिटी v। ठीक है, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, हाँ कि ना। और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब mg को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं हम लोग, mg साइन थीटा और यहाँ पे आ रहा है कितना mg कॉस थीटा, आगे ना। ये काम करते हैं, इस सेकंड नहीं ब्रेक करते। हम लोग को मालूम है कि अब जो दोनों फ्रेम से कर सकते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों से। इनर्शियल में करेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसका इस डायरेक्शन में एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन आ रहा है v²/r, जो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। ये अगर इनर्शियल फ्रेम से बोले तो। नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्या बोलेंगे कि इस पे पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है विच इज मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू है mv²/r। ठीक है, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो नॉन इनर्शियल से कर लेते हैं। ठीक, नॉन इनर्शियल से कर लेते हैं, बार बार इनर्शियल से करें, एक बार नॉन इनर्शियल से कर लेते हैं। तो इस केस में क्या बोलेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम पे बाय द एक्शन ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। ठीक है ना, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है बाय द एक्शन ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। तो आगे मैं फोर्सेस को दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा mv²/r कॉस थीटा, mv²/r कॉस थीटा। नीचे तरफ क्या आ जाएगा mv²/r साइन थीटा। समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नॉन इनिशियल फ्रेम में क्या बॉडी इन इक्विलिब्रियम, हाँ कि ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, mg साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू mv²/r कॉस थीटा। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा प्लस mv²/r साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके कितना वेलोसिटी होगा वो निकाल सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा जिस सिचुएशन पे बॉडी मेरा बैंक इस रोड को टर्न कर लेगा, इस रोड पे, इस बैंक रोड पे टर्न कर लेगा, है ना। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा, यहाँ से जो मिलेगा हम लोग को, हाँ है ना, हाँ ना बोलो, क्या होगा, एम एम कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा rg tan थीटा का रूट, दिस इज इक्वल टू v।
इस वेलोसिटी पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा जहाँ पे बॉडी नॉर्मली मेरा बैंकिंग कर लेगा, मतलब रोटेट कर लेगा इस पर्टिकुलर रूट से। ठीक है, आर ऊपर गया, cos थीटा नीचे आया, उसका रूट लिया तो v आ गया। रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर टर्निंग, रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर टर्निंग। ठीक है, खाना बोलो सब चुपचाप क्यों बैठा है? बाकी लोग अनुरूप समझ में आ रहा है? बैंकिंग वर्ड से कौन सा है? अच्छा, अगर किसी को विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रहा है तो आई एम फ्यू डायग्राम्स की देख। ऐसा जो होता है ना, इसको बोलते हैं बैंकिंग। रूट थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, हल्का से टिल्ट कर देते हैं रोड को। समझ में आया? अब हम लोग की जो ये सब तो बहुत ज़्यादा हो गया ना बैंकिंग इस पे। बस इसमें जो बैंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा है। ये सब F1 रेसेस जो होता है ना, फॉर्मूला 1 का, उसमें देखा होगा। हम लोग के नॉर्मल डे टू डे हाईवेज पे भी थोड़ा बहुत होता है, बट वो बहुत बहुत मिनिमल होता है। देख, हल्का सा रहता है। ऐसा दिखेगा, दूर से दिखेगा ना तो समझ में आएगा कि हाँ हल्का सा कर्वेचर है। सेंटर की तरफ ये ऐसे डिक्लाइंड होता है ताकि हम लोग को बैंकिंग का वो फायदा मिल सके। नीचे रहता है, समझ में आया? अगर ब्रिज, बड़ा बड़ा ब्रिज को दूर, थोड़ा दूर से दिखेगा तो समझ में आएगा। क्लियर है? बट बैंकिंग का मतलब समझ में आ रहा है? हिली रीजन में भी होता है काफी। किसी हिल साइड गया होगा तो देखा होगा, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा। बैंकिंग और फोर्स नो फ्रिक्शन सबको समझ में आया तो बताओ, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव ऑन करेंगे। बोलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बैंकिंग, बैंकिंग और फोर्स विथ फ्रिक्शन। ठीक, and this is the last concept, banking of force with friction। विद फ्रिक्शन क्या मतलब? एक फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। अच्छा, अब फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का टेंडेंसी ऊपर जाने का है या नीचे आने का, है ना? फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का टेंडेंसी ऊपर जाने का है नीचे आने का। हम लोग ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्शन के केस में भी किए थे जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। जस्ट पुल अप अ क्वेश्चन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, हाँ, ये वाला टाइप का क्वेश्चन। इम्पेंडिंग मोशन डाउनवर्ड तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, इम्पेंडिंग मोशन अपवर्ड तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, है ना? फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा ना बॉडी का टेंडेंसी ऊपर जाने का या नीचे आने का। तो इस केस में भी मेरे को वैसा बनाना पड़ेगा सर्कुलर मोशन में भी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बनाते हैं इम्पेंडिंग मोशन, लेट्स से डाउनवर्ड। फर्स्ट इम्पेंडिंग मोशन डाउन। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन डाउनवर्ड का क्या मतलब हुआ कि बॉडी का नीचे आने का टेंडेंसी है। मतलब अगर मैं एक सरफेस बनाऊं, लेट्स से कुछ ऐसा, मेरा
फिगर है, मेरा रोड है, रोड पे इस बार फ्रिक्शन भी है, रोड में लेट्स से थीटा डिग्री पे पॉइंट है और इस बार रोड पे फ्रिक्शन भी है, और लेट्स से ये मेरा कार है जो आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन कहीं भी मूव कर सकता है, उसका जो वेलोसिटी है वो आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन कहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन सेम ही होगा। क्या है कि इंपेंडिंग मोशन डाउनवर्ड मतलब बॉडी का नीचे स्लाइड करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, बॉडी का अगर नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ कि ना, बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, सिंपल सा बात। इंपेंडिंग मोशन डाउनवर्ड क्या मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और इंपेंडिंग मोशन अपवर्ड मतलब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ। क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या इसमें किसी को डाउट है? हाँ ना बोलो। अब अलग अलग फोर्सेस बना दो, ठीक, नॉन इनिशियल फ्रेम में कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल लगाने का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक, जैसे नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन, ठीक है, और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, हाँ, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर बॉडी का वेलोसिटी v है और बैंकिंग का रेडियस r है और उसका वेलोसिटी v है बॉडी का, ठीक है। अच्छा, इंपेंडिंग मोशन डाउन, क्योंकि उसको बैलेंस करना रहता है ना, हम लोग तो बोले ना सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड होगा, सेंट्रीपिटल इनवर्ड होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल ही मेरा टेंशन के बराबर होता है और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को बैलेंस आउट करता है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट आएगा उसको तो बैलेंस करेगा ना ये एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों में सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है, और नॉन इनर्शियल में कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल लगाने का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब वही कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, यहाँ पे तो लगेगा मेरा एम जी साइन थीटा, नीचे लगेगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर की तरफ एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और इस तरफ लग जाएगा नीचे की तरफ एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है। ये सब फ्रिक्शन बैलेंस कर दो, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, है ना। अच्छा, अब एक इम्पेंडिंग मोशन डाउनवर्ड कब होगा, इम्पेंडिंग मोशन डाउनवर्ड कब होगा, इम्पेंडिंग मोशन डाउनवर्ड तब होगा जब इसका वेलोसिटी कम होगा, है ना, वेलोसिटी कम होगा तो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट मेरा हैवी हो जाएगा बॉडी के लिए, और एम जी साइन थीटा कंपोनेंट अगर हैवी हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर की कंपैरिजन में, एम वी स्क्वायर बाई आर कम कब होगा जब वेलोसिटी कम होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा ना, तो इम्पेंडिंग मोशन डाउनवर्ड कब होगा जब मेरा मास ग्रेटर है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जब वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी इज लेस, ठीक है। सेकंड सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आया, सेकंड इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, मेरा along the plane force balance, along the plane force balance क्या है, प्लेन फोर्स बैलेंस है मेरा एम जी साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस एफ, है ना, और एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है म्यू इंटू एन,
हाँ की ना, एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू इंटू एक्स। तो अगर एफ का जब फ्रिक्शन फोर्स का मेरा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, है ना, जब फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तब मेरा वेलोसिटी जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा या मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, समझो। वेलोसिटी कम है ना, वेलोसिटी जितना कम होता जाएगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और वैसा बात है, वेलोसिटी जितना कम होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि mg sin थीटा तो कांस्टेंट है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पे वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्व करके मेरे को v मिलेगा, मैं f की जगह f मैक्स अगर डाल दूँ, तो यहाँ से सॉल्व करके जो v मिलेगा वो मेरा v मैक्सिमम होगा या v मिनिमम होगा, v मिनिमम होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। और चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे f की जगह हम लोग वो डाल देंगे, तो मेरा अगर फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पे वेलोसिटी का कौन सा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम। बस, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, mg sin थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा प्लस एफ। एफ का मेरे को v का अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा। एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन का वैल्यू मेरे को मालूम है, ये है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा, sin थीटा। ठीक है ना, ठीक है, सारा एम एम कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, एम 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 एफ। ठीक है, अब मेरे को v का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि वो मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ v होगा। तो v को पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे g sin थीटा माइनस, इसको इस साइड लेके आएंगे, म्यू जी कॉस थीटा को, म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इंटू यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लेंगे, तो प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, मेरा वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी का वैल्यू आ जाएगा मेरा, यहाँ से जी कॉमन ले सकते हैं, तो आर इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, और ये वी स्क्वायर मतलब इस चीज़ का रूट हो, रूट होगा, ये होगा मेरा वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या है मेरा, मिनिमम या मैक्सिमम, ये मिनिमम वेलोसिटी, मतलब मेरे को वेलोसिटी इससे बेसी तो रखना ही पड़ेगा टू मेक श्योर कि मैं इस सरफेस से, मतलब इस सरफेस पे, इस ब्रांच की सरफेस पे टर्न कर पाऊँ। अगर मैं वेलोसिटी इससे कम होगा तब मैं नीचे गिर जाऊंगा, है ना, अगर मेरा वेलोसिटी से कम होगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या, खाना बोलो। नेक्स्ट अब आता है हम लोग का इम्पेंडिंग मोशन। अब मतलब बॉडी ऊपर साइड करना चाह रहा है, बॉडी ऊपर कब स्लाइड करना चाहेगा, अगर उसका वेलोसिटी हाई होगा तो, है ना, अगर उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा तब वो ऊपर मूव करना चाहेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो ये वाला कॉम्पोनेंट ज़्यादा होगा तो बॉडी ऊपर मूव करना चाहेगा, है ना। इम्पेंडिंग मोशन ऑफर्ड, ये कब होगा, जब वेलोसिटी इज हाई, v इज हाई। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन ऑफर्ड। इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन को रिलीज करके फ्रिक्शन को नीचे बना देता हूँ खाली, बाकी चीज़ तो सारा सेम रहेगा, है ना।
बाकी सारा का सारा चीज़ तो सेम रहेगा ना, बस सॉल्व करो। एन का वैल्यू उतना ही रहेगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, है कि ना। अब यहाँ से मैं एफ मिटा के उधर माइनस एफ लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे माइनस एफ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ, ठीक है ना। अब ऐसे समझो, फ्रिक्शन फोर्स अगर मेरा मैक्सिमम पे, और मेरे को इतना मालूम है फ्रिक्शन फोर्स और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, न्यू इंटू एन, हाँ कि ना। अब ये बताओ, फ्रिक्शन तो अपना मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा ना। फ्रिक्शन जब अपना मैक्सिमम पे होगा, फ्रिक्शन जब अपना मैक्सिमम पे होगा, तो ये वाला चीज मैक्सिमम पे होगा, ये वाला टर्म बहुत ज्यादा होगा। अब इसको मेंटेन करना है तो इसको भी ज्यादा होना पड़ेगा ना। जैसे 10 माइनस 4, मेरे को 6 को कांस्टेंट रखना है, मैं 10 माइनस लेट्स से 5 कर दूं, तो मेरे को भी इसको इंक्रीज करना पड़ेगा ना। मेरे को इसको 6 मेंटेन करने के लिए मेरे को इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा। मेरे को एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, तो जैसे जैसे फ्रिक्शन कम करता जाऊंगा वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा ना, हाँ कि ना। जैसे जैसे फ्रिक्शन कम करता जाऊंगा, जैसे उल्टा बोल रहा हूँ, जैसे जैसे फ्रिक्शन इंक्रीज करूंगा मैं, 4 से 5 किया, मेरे को फ्रिक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करना पड़ेगा 10 से 11, फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो बी का वैल्यू भी इंक्रीज करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो अगर फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, ये इंक्रीज करता रहो, ये इंक्रीज कर, अगर फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो मेरा वेलोसिटी भी अपने क्या मैक्सिमम वैल्यू पे होगा या मिनिमम वैल्यू पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। वेलोसिटी भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, एम जी साइन थीटा, अगर मैं एफ के जगह म्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वेलोसिटी जो मिलेगा वो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा फॉर बैंकिंग। यहाँ पे आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू मेरे को मालूम है इधर से, इनका वैल्यू है एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है। अभी हम सारा काट सकते हैं हम लोग, और वेलोसिटी को सेपरेट करना है तो इसको उस साइड लेके आते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, आगे ना। यहाँ से जी कॉमन ले सकते हैं और आर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी इंटू आर, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये बी स्क्वायर का वैल्यू है, बी का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इसको रूट लेना पड़ेगा, ये मेरा बी, ठीक है। ये क्या है मेरा बी मैक्सिमम है, तो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी की है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकते हैं, सेफ वेलोसिटी, रेंज ऑफ सेफ वेलोसिटी, रेंज ऑफ वेलोसिटीज फॉर बैंकिंग, तो ऊपर साइड कर जाएगा,
मैक्सिमम से ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो ऊपर स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, बात पूरा समझ में आ रहा है सबको? ये भी कॉन्सेप्ट में एनालाइज किया हम लोग नॉन इनर्शियल। क्या बात क्लियर है? तो रेंज ऑफ वेलोसिटीज एक्सेप्टेबल फॉर बैंकिंग क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मेरा v मैक्सिमम से बड़ा होना, छोटा होना चाहिए और v मिनिमम से बड़ा होना चाहिए। v मैक्सिमम v मिनिमम हम लोग अभी भी निकाले हैं। इस रेंज में बॉडी, अगर इस रेंज में वेलोसिटी है तो बॉडी स्टेशनरी रहेगा, ना ऊपर स्लाइड डाउन करेगा ना नीचे, ना ऊपर स्लाइड अप करेगा नीचे स्लाइड डाउन करेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अगर वेलोसिटी, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो वेलोस mg sin थीटा रहने के लिए, mg sin थीटा कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन इंक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा ना डिक्रीज होना पड़ेगा? तब बैलेंस होगा। तो अगर ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो ये भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा ना, क्योंकि इसको इंक्रीज करने से ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज करते करते अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, तो ये भी इंक्रीज करते करते वेलोसिटी भी इंक्रीज करते करते मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। ठीक, बस वही लॉजिक। क्लियर हुआ? ये हुआ बैंकिंग का पूरा क्वेश्चन। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ही है, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, बट इसको पार्ट वाइज करके पूछ सकते हैं अलग अलग, जरूरी थोड़ी ना पूरा पूरा क्वेश्चन एक बार में पूछे। इसको अलग से हम लोग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, बट क्या अलग से कॉन्सेप्ट था कुछ? तो जो चीज पढ़े थे इसमें क्या कुछ नया पढ़ा है मैं तुम लोग को? क्या कुछ नया पढ़ाया क्या? बस सर्कुलर मोशन यहीं पे खत्म होता है हम लोग का। सर्कुलर मोशन का जैसे मैंने समझाया था, दो पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन का सर्कुलर मोशन के जैसे मैं बताया दो पार्ट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना? स्टार्ट से देखने में HCA मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन खाली एनएलएम के कॉन्सेप्ट से हम लोग का हो जाता है, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एनएलएम और वर्क पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट भी रखते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हम लोग जब वर्क पर एनर्जी कर लेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये समरी वाला पार्ट सबको एकदम अच्छा से पढ़ के रखना, क्योंकि ये समरी के अंदर ही सर्कुलर मोशन पूरा का पूरा समझ लो, इस तरीके से बता के रखा हूँ मैं। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज में सबको बहुत दिक्कत होता है, इसलिए ये वाला पार्ट में काफ़ी ध्यान से बताया हूँ। एक स्टेटमेंट बहुत सारे फिजिक्स में यूजुअली हम लोग स्टेटमेंट्स इतना ज़्यादा लिखते हैं नहीं, बट ताकि कंफ्यूजन्स ना हो इसलिए मैं स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लिखा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं है, खाली सेम चीज़ को, सेम एक्सपेरिमेंट को या सेम ही मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखने को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। अगर इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनर्शियल फ्रेम में क्या बोलते हैं? टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इनर्शियल फ्रेम में क्या बोलते हैं? टेंशन ही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या बोलते हैं? टेंशन मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस आउट करके रखा है। ठीक है, इनर्शियल में ये नहीं बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल बैलेंस कर रहा है टेंशन को, ऐसा नहीं है। इनर्शियल में क्या बोलते हैं? टेंशन ही सेंट्रीपिटल है, दे आर वन इन द सेम थिंग। और नॉन इनर्शियल में क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल में बोलते हैं कि टेंशन सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करके रखा है। ठीक है, बात क्लियर है क्या?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट तुम लोग को अच्छा, तुमको सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग को सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया, सूडो फोर्स के खाली रेफरेंस फ्रेम्स के बीच में देखने का नजरिया अलग था बस, और कुछ नहीं, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम अलग था। दैट्स इट एंड दैट। आज का कॉन्सेप्ट तुम लोग का